इसके पीछे सिर्फ अमेरिका नहीं है, बहुत बड़ी वजह भारत। लेकिन ये जो करेंगे, ये वो हमेशा जो वो करते आते हैं, वो है बुजदिल कार्रवाई। मत कि ये अंदर शहरों में घुस के कार्रवाइयां करते हैं, मराकज के ऊपर, हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ये जाके कार्रवाइयां करते हैं। अमेरिका मुस्तकबिल में ईरान और इसराइल की जंग को देख रहा है। उसको पता है कि ये सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये शुरू होने वाली है, किसी भी वक्त हो सकती है, कभी भी होगी। और अमेरिका को उसके बाद ईरान पे हमले करने के लिए या हवाई अड्डों की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे पाकिस्तान में उन्होंने बेसिस बनाई हुई थी कि उनके लिए चीपर ऑप्शन जो है वो है अफगानिस्तान। वो उनके पास क्या दे गए, इनके पास अगर आप गौर कीजिए तो इनके पास जो वेपनरी है और जो व्हीकल सिस्टम है वो सारा अमेरिकन है। सारे वेपन जो अमेरिका वहां छोड़ गया अब वो तालिबान के पास है। वो एडवांस वेपन है, ये AK-47 वाली तालिबान नहीं है। रशिया गया अपने वेपन छोड़ गया, इनके पास आ गए, ये अजाब बने हमारे लिए। अब अमेरिका यहाँ आया, अपन गया, हमारे लिए अजाब छोड़ गया इनके पास। तो कीप इन माइंड कि ये कोई आसान जंग नहीं है। ये मत किसी भी ज़हन में मत रखिएगा कि ये प्रोफेशनल आर्मी, दे आर वेरी प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त जान होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कामरान अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे मिजाज है, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने नया दौर के लिए टाइम दिया। थैंक्स हमारे नाज़रीन की तरफ से भी। सर, मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आपने अमेरिकन लोगों के साथ काम किया है, FBI में काम किया है, ये जो अब तालिबान इस टाइम पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं शायद अभी भी अमेरिका इसके पीछे है। अमेरिका वैसे तो डिनाई करता है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन तालिबान में इतनी हिम्मत का कैसे आ गई कि वो पाकिस्तान को आंख दिखाएं? तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं आपको वो बात बताऊंगा जो जाहिर बात है, मैं आरा या अपनी राय देने के हक में कभी भी नहीं होता। मैं आपको वही बात करूंगा जो फैक्ट मुझे मालूम होते हैं, जो मेरी इन्वेस्टिगेटिव सोर्सेज हैं, जो कि माजी में भी हैं, आज तक मेरे साथ हैं, जो जिनसे मेरा ताल्लुक रहता है। और क्योंकि ये मेरा मुल्क का मामला है और मेरी दिल से बहुत करीब है, तो लिहाजा मैं इस पर बहुत गहरी नज़र भी हमेशा से रखता हूँ। अभी से नहीं, जब से मामला ये चल रहा था, जब से ये वजूद में आए हैं, जब से मैं इनके तमाम हरकत सकनात को बगौर जानता हूँ और देखता भी हूँ, और मुझे पता भी है कि क्या क्या अवामिल क्या है। तो जहाँ तक बात है, आपने चूंकि सवाल स्पेसिफिक अमेरिका के बारे में किया, तो पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि इसके पीछे सिर्फ अमेरिका नहीं है। एक तो एक बहुत बड़ी वजह भारत, नेक्स्ट डोर नेबर इंडिया, उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आजकल अफगानिस्तान में। लेकिन लेट्स टेक इट आउट ऑफ इक्वेशन राइट नाउ, और हम सिर्फ पहले अमेरिका से शुरू करते हैं, फिर विल कवर इंशाल्लाह के दीगर अवामिल जो हैं इनके। तो एक इन जनरल आप ये समझ लीजिए कि अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत या कोई भी अफगान के लोग वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते, यानी वो दिल में नफरत रखते हैं, ये हमेशा से उनके दिल में है। उसकी वजह वो समझते हैं कि जो हालात अफगानिस्तान के साथ पेश आए कोल्ड वॉर के बाद, यानी उसके बाद जो मामलात, वो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत को समझते हैं, क्योंकि वो इक़्तिदार की एक जंग शुरू हो गई थी, तालिबान के अंदरूनी मामलात में लड़ाई शुरू हो गई थी, कई फैक्टर्स बन गए थे। गुलबदीन हिकमत यार खान का अपना ग्रुप था, नॉर्दर्न लाइन्स वहाँ से कर रहे थे, और उसके अलावा 10,000 इनके, तो 10,000 ग्रुप थे। तो ये कहते हैं कि हमारी एजेंसीज या हमारी फौज ने कुछ लोगों को सपोर्ट किया और उस वजह से वो आपस का मसला हो। तो एक नफरत इनके दिल में, ये अफगानिस्तान के आज के हालात को, पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार समझते हैं। जहां तक बात है अमेरिका की, एज ऑफ नाउ फास्ट फॉरवर्ड कर दें तो अभी ये क्या ऐसी चीज़ है कि अमेरिका इसके पीछे है या नहीं? इस बात का जवाब ये है कि अमेरिका मुस्तकबिल में ईरान और इसराइल की जंग को देख रहा है। उसको पता है कि ये सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये शुरू होने वाली है, किसी भी वक्त हो सकती है, कभी भी होगी। और अमेरिका को उसके बाद ईरान पे हमले करने के लिए या ईरान के लिए अ, हवाई अड्डों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे पाकिस्तान में उन्होंने बेसिस बनाई हुई थी, अब अमेरिका को पाकिस्तान के लिए जो है वो इतनी अफादियत नहीं है उनकी, जैसे पहले थी कि उनको हवाई अड्डे चाहिए थे, उनको जो है उनके लिए बेनिफिशियल था पाकिस्तान उस वक्त तक, क्योंकि अब अंदरूनी हालात इस कदर ख़राब हैं कि उनके लिए एक चीपर ऑप्शन जो है वो है अफगानिस्तान। और दूसरी वजह यह कि रसद का सामान, चूंकि वो अफगानिस्तान के, आपको पता है पाकिस्तान के पानी के थ्रू आता था, पोर्ट्स के थ्रू आता था, अब उन्होंने नया रास्ता देख लिया, काजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला राउट। अब वो राउट से वो अफगानिस्तान, तो वो राउट उन्होंने ओपन कर दिया है ऑलरेडी। तो इनके लिए मुस्तकबिल में अफगानिस्तान एक बेहतर ऑप्शन है। और अफगानिस्तान में इन्होंने अभी जो है वो सरमायादारी, यानी कि जो लोग प्राइवेटली, गवर्नमेंट ने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन प्राइवेट कंपनीज ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं डेवलपमेंट के लिए अफगानिस्तान में। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, जी, अब अफगानी पैसा जो है वो अफगानी पैसे के साथ अमेरिका डॉलर भी आना शुरू हो जाएगा, वहाँ के हालात बेहतर हो जाएंगे, और उनको जो है वो अब हमारी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा वो इसलिए आंखें दिखा रहा है कि उसकी बैक पे ना सिर्फ इंडिया है,
बल्कि अमेरिका भी उनकी पुष्ट पर मौजूद है और वो पाकिस्तान से ऑलरेडी नफरत करते हैं। वो पाकिस्तान को जिम्मेदार समझते हैं सारी जो उनके अंदर अफरा तफरी थी। तो ये है हमारा डिलेमा आज का। बिल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह तालिबान की अब भारत और अमेरिका की सपोर्ट मिली, इसलिए वो पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं। अच्छा सर, आपने वखान कॉरिडोर की बात की कि असल मेन तो वही है ना, वखान कॉरिडोर से ही तिजारत आगे कर सकते हैं, वही असल जगह है। लेकिन जी जिस तरह हमारे जो DJSI हैं आसिम मलिक साहब, जी वो ताजिकिस्तान भी जाते हैं और कुछ इस तरह की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने वखान कॉरिडोर की काफी चौकियां हैं, जो मोर्चे हैं, उन पर कब्जा कर लिया है। तो आप कैसे देखते हैं वखान कॉरिडोर को? पाकिस्तान वहां से उसको हासिल कर सकता है जिस तरह ये खबरें चल रही हैं, तजाकिस्तान और पाकिस्तान मिलकर? अच्छा, देखें, एक पहली बात तो ये इसको मलूज़ खातिर रखिएगा कि एक और इसमें एस्पेक्ट, अब एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस ऑल चीज़ में, वो है चाइना। और हाँ चाइना की भी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त हम्म बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर है। माइनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कीप इन माइंड, जो सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें मादनियात है और एक होता है इसमें एमरल्ड की जो माइनिंग है। ये नंबर वन चीज़ है, आम लोगों को नहीं पता ये बात, कि सबसे बड़ा मसला वहाँ पर ये एमरल्ड और मादनियात का है, कॉपर माइनिंग होती है। हम्म, तो ठीक। वो जो माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना के पास है। और हम्म चाइना पाकिस्तान से अच्छे बुरे ताल्लुकात, हमारे जो उनसे ताल्लुकात है अब वो नहीं रहे जो पहले थे। ये सी पैक के हम्म मामलात में जो हमारे जो बिगाड़ हुआ है उनके साथ, तो जो चौकियां, ये जो लेना और देने का मामला है ये परमानेंट नहीं होता। ये तो जाहिर बात है, आपने एक दफ़ा ले ली फिर आप छोड़ के पीछे हटते हैं। ये मौसीकी चलती रहती है हल्की फुल्की, ये चलती रहेगी। लेकिन जहां हम्म तक मामला है, अगर चाइना इस बात में इन्फ्लुएंस करके जोर देता है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, क्योंकि हमारे पास एक ही जो है वो अभी कह लीजिए कि एक एक छोटा सा हाथ बचा है, वही चाइना है। तो अगर चाइना जोर देता है तो फिर हमें वो उस चौकियों को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे चाइना का भी कुछ मफाद हैं और उसके अलावा जो है अफगान के जो मफादात हैं वो चाइना के साथ जैसा समझ में आ रहा है वैसे हैं। सो अगर वो तिजारत का मामला हुआ तो कई तरफ से प्रेशर आएगा, और पाकिस्तान, आपको पता है हुकूमत प्रेशर इतनी आसान जो है वो आसानी से ले लेती है, उनके अंदर ज़्यादा वो नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं होता जी। ठीक है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान को चाइना की वजह से छोड़ना पड़ेगा, अगर जिस तरह तजाकिस्तान से पाकिस्तान के जो DJSI मिले हैं उससे बाद चाइना को भी अगर मना ले और चाइना से बात कर ले पाकिस्तान, तो फिर मिलकर एक ऑपरेशन करे और उसको कॉरिडोर को अगर चाइना पाकिस्तान के थ्रू करे तो वो ज्यादा आसान रहेगा कि तालिबान, क्योंकि तालिबान के एक ग्रोह नहीं वहाँ काफी ग्रोह है। और जिस तरह NRF आपस में लड़ते रहते हैं, तालिबानों की NRF से नहीं बनती, फिर तजाकिस्तान वाले ताजिक उनसे लड़ते हैं, तालिबान से मुख्तलिफ वहां पर गिरोह हैं, क्योंकि वहां स्टेबल जगह नहीं दे सकते तालिबान। तो चाइना के लिए वो स्टेबल जगह अगर नहीं होगी तो उनके लिए तो वो बेनिफिट नहीं होगी ना, तो वो तो पाकिस्तान के थ्रू ही करना चाहेंगे। नहीं, ये बात मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। असल में स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो अफगानिस्तान के अंदरूनी मामला तो बहुत ख़राब हैं, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कहाँ है? अगर आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में जो जो कुछ हो रहे हैं हम्म मामला जो चल रहे हैं, मुस्तकिल चल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। जो लोग जानते हैं इन मामला को, जो करीब से देखते हैं, वो छोटी छोटी खबरों पर नज़र रखते हैं, तो मामलात हमारे कोई स्टेबल नहीं है। और आप हुकूमती हालात भी अगर आप देख लीजिए, हमारे यहाँ गवर्नमेंट, जो एक हुकूमत जब एक हुकूमत की तरफ देखती है तो वो देखती है स्टेबल हुकूमत की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ। अब हमारे यही नहीं पता कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है। हर 2 दिन के बाद एक नया राग चल रहा होता है कि हालात क्या किस करवट जाएंगे किसी को नहीं पता। फिर हमारे माशी हालात, फिर अवाम की बेचैनी और वो सारी चीज़ें अगर आप देखिए। और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में एक और जानवर भी है, उसको मत भूलिए आप तहाँ के, कि वहाँ पर जो पश्तीन वालों का जो ग्रुप है उसको मत आप भूल जाइए। वो भी अपनी जगह एक एक वेट रखते हैं और उनके इंटरनेशनल मीडिया पर और इंटरनेशनल ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बाशमूल भारत के साथ। वो उनकी सपोर्ट पे ही चलते हैं, जैसे जैसे BLA वाले चलते हैं। तो अगर आप हम्म। ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी की बात, तो अफगानिस्तान इस वक्त ज़्यादा स्टेबल है पाकिस्तान से हुकूमत के तौर पर, क्योंकि वहाँ एक हुकूमत है, हुकूमत तालिबान की है। आपस के लड़ाई झगड़े वो हल्की फुल्की मौसीकी है, वहाँ पर आइसिस खुरासान का मसला है, जो उनके साथ झड़पें चलती हैं। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी देखते हैं तो सिक्योरिटी उनके पास अफगानिस्तान में ज़्यादा है बनस्बत पाकिस्तान के। अच्छा सर, आप सिक्योरिटी की बात करें, पाकिस्तान के पास एक फुल ट्रेन फोर्स है और पूरी एक आर्मी है, लेकिन तालिबान के पास इस तरह की कोई आर्मी नहीं है जो ट्रेन भी हो। उनके पास गुरीला जो वार है वो तो वो कर सकते हैं, लेकिन जी, एक प्रॉपर जिस तरह होती है ट्रेन, उनके पास आर्मी नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूं एक बात। देखिए जी, जो उनको जैसे अब ये कहिए कि अफगानिस्तान के पास नेवी नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है ना नेवी की, बात उनके पास पानी नहीं है। तो वो जो उनकी ट्रेन है, जैसा अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अफगानिस्तान के हालात हैं,
जो उनके पास जो जो ताकत मौजूद है, कीप इन माइंड ये कल के तालिबान नहीं है, ये कब से लड़ रहे हैं, ये इन्होंने रशिया को शिकस्त दे चुके हैं। इनकी तारीख लड़ने वालों की है। मैं एक मशहूर जुमला आपको बताता हूँ कि एक बहुत मशहूर जुमला है कि द आर्ट ऑफ द वॉर में, कि अगर आप किसी ऐसे आदमी से जंग लड़ रहे हैं, आपके पास चाहे बहुत एडवांस वेपनरी मौजूद है और उसके पास तीर कमान है, लेकिन उसका 1000 ईयर्स जो है वो तीर कमान के साथ अगर गुजरा है, तो वो आप पे बहुत हावी होता है। बिकॉज अफगान, अगर आप हिस्ट्री देखिए तो पास्ट 1000 ईयर देयर सोल प्रोफेशन हैज बीन वॉर। इनका सोल प्रोफेशन 1000 सालों से सिर्फ और सिर्फ जंग है। ये जंगजू होते हैं, ये लड़ते हैं। हमारे फौजी को जब पूरी किट की और खाने की जरूरत होती है, ये एक मुट्ठी चने पे 2 दिन लड़ाई कर लेते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, चंगेज खान की आर्मी घोड़ों पे लड़ती थी, उसकी सिर्फ बात ये थी कि वो सख्त जान थे। इस बात से चंगेज खान जो है वो दुनिया में। तो जहां तक बात है कंपैरिजन की कि इनके पास ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड ये हैं, ये अपने काम में ट्रेंड है। आपने सही कहा गोरिल्ला वॉरफेयर, लेकिन कोई जरूरत ही गोरिल्ला वॉरफेयर की है ना। ये इन्होंने इन्होंने ये करके देख लिया कि हर हुकूमत के साथ जब ये लड़ते हैं तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर से जीतते हैं। ये लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, शॉर्ट टर्म पे नहीं खेलते। दूसरी बात याद रखिएगा, अब ये वो जो अब तालिबान 10 साल पहले का तालिबान और अब के तालिबान में फ़र्क इसलिए है कि जब अमेरिका बहादुर वहाँ से तशरीफ़ ले गए, तो वो उनके पास क्या दे गए। इनके पास अगर आप गौर कीजिए तो इनके पास जो वेपनरी है और जो व्हीकल सिस्टम है वो सारा अमेरिकन है। वो सारे वेपन जो अमेरिका वहाँ छोड़ गया, अब वो तालिबान के पास हैं। वो एडवांस वेपन है, ये AK-47 वाली तालिबान नहीं है। दूसरी बात, इनके पास नाइट विजन गॉगल्स मौजूद है, इनके पास थर आप अगर देखिए गौर कीजिएगा, जो लोग वेपन्स को जानते हैं समझते हैं, कि अब आप जब अगर देखेंगे तालिबान के जब लीडरान खड़े होते हैं, उनके पीछे जो 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 इनके गार्ड्स होते हैं, जो स्कोप माउंट होती है, वो बड़ी बड़ी दूरबीनें नहीं होती, वो एक छोटी सी स्कोप देखेंगे, उसको कहते हैं थर्मल। वो थर्मल स्कोप है, ये अमेरिकन आर्मी का स्कोप है, जो कि सिर्फ हीट सिंक पे निशाना बना लेता है। तो ये अब इनको वो मत समझिए कि ये जो दशका से पहले लड़ने वाले लोग थे तलत तशरीन से, अब इनके पास सारी एडवांस वेपनरी अमेरिका की दी हुई मौजूद है। और ये हमारे खत्ते का डिलेमा है, जब भी कोई ताकत अफगानिस्तान में आती है और जाती है, रशिया गया अपने वेपन छोड़ गया, इनके पास आ गए, ये अजाब बने हमारे लिए। अब अमेरिका यहाँ आया, अपन गया, हमारे लिए अजाब छोड़ गया इनके पास। तो कीप इन माइंड कि ये कोई आसान जंग नहीं है। ये मत किसी को जहन में मत रखिएगा कि ये प्रोफेशनल आर्मी, दे आर वेरी प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त जान होती है हमारी मिलिट्री के बनिस्बत। बिल्कुल सर, जिस तरह आप कह रहे हैं वो सख्त जान भी है, सब कुछ भी है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन यहाँ पर आई, अमेरिका यहाँ पर आया, लेकिन जब भी उनको शिकस्त हुई तो पाकिस्तान की सपोर्ट हमेशा तालिबान के साथ रही है। और बिल्कुल। यहाँ से हम चाहे वो अमेरिका को सपोर्ट करते थे उस टाइम, लेकिन अंदर खान ने, जिस तरह परवेज मुशर्रफ भी कहता था कि हमने इनको सपोर्ट किया है। तो अगर ये जी। जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है उनके खिलाफ ही लड़ेंगे, तो उनसे क्या ये जीत पाएंगे? अब देखिए, जहां तक आपने ये सवाल किया जीत का, तो मैं वही बात करूंगा जो मेरा दिल कहेगा, क्योंकि मेरी बात, मैं पाकिस्तानी हूँ, जाहिर बात है मेरे लिए पाकिस्तान की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत पहले। तो मुझे बहुत मुश्किल होगा ये जुमला कहना कि पाकिस्तान के अलावा, आप कहेंगे कि तू पूरी दुनिया की तरफ दूंगा पाकिस्तान फिर भी जीतेगा, ये तो मेरा जज्बा है ना। लेकिन हम यहाँ जज्बे की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फैक्चुअल ग्राउंड की। तो जहां तक बात है, ये हमसे कन्वेंशनल वॉरफेयर करने वाले हैं नहीं। दिस नॉट गोइंग बी कन्वेंशनल वॉर, ये सरहदी वॉर तो होनी नहीं है। पाकिस्तान इनके ऊपर रॉकेट चलाएगा, एयर सपोर्ट होगी। लेकिन ये जो करेंगे, ये वो हमेशा जो वो करते आते हैं, वो है बुजदिल कार्रवाई। मतलब ये कि ये अंदर शहरों में घुस के कार्रवाइयाँ करते हैं, मराकज़ के ऊपर, हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ये जाके कार्रवाइयाँ करते हैं। तो केओस पहचान, एक मुल्क की डिस्टर्ब कर देना उसको, उसके अंदर केओस करके, इनका वॉरफेयर का तरीका ये। और ये उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बिकॉज ये 30 साल से कर रहे हैं वही काम। तो कि ये कहना मुश्किल हुआ कि इसमें जीते हारेगा कौन, ये नहीं कह सकते कि आप अफगानिस्तान के, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर आप बम मारते हैं किसी चीज को, तो वो मट्टी और वहां कौन सी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक खड्डा होता है, अगर आप बम मारेंगे वो खड्डा इतना बड़ा हो जाएगा, तो आपने क्या हासिल किया। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपने वहां कुछ हासिल कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं वहां पर। लेकिन हमारे पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास बरामदात हैं, हमारे पास और चीज़ें, जिनको ये अगर हमला करते हैं अंदरूने, जिस तरह से आपको याद है कराची में इन्होंने कारसाज पे जो जो हमारे एयरफोर्स बेस पे जो हमला किया था, जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया था, मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। तो ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स जो कि जिनको ये टारगेट कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसान का बायस है। इनका आप खड्डा बड़ा कर देंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, लाख रुपए के बम। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आपके के मतलब कि एक हारे हुए को मजीद क्या हरा सकता है इंसान, जो ऑलरेडी जंगों में रहे हैं उनसे हम किस तरह जीत के क्या करेंगे? क्योंकि अगर अफगानिस्तान से लड़ते हैं तो वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उनका नुकसान नहीं होगा, अगर हमारा होगा। और दूसरा, वो बुजदिल वाली कार्रवाइयां करते हैं, घरों में घुसकर तो बम खुदकुशी हमले कर लेना। तो इस तरह के वो काम में आगे हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर कोई
लड़ाई की सूरत-हाल है उसमें वो नहीं जीत सकते। ये बिल्कुल प्रॉपर वार में सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बिल्कुल पाक आर्मी से नहीं लड़ सकते। ठीक है, बिल्कुल कामरान भाई आपने बड़ा अच्छा गाइड किया इस हवाले से कि तालिबान किस चीज़ के लिए ट्रेंड है और वो किस तरह अगर लड़ सकते हैं तो पाकिस्तान से वो किस तरह लड़ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और कामरान अफ़रीदी साहब को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।